ओवर द वीकेंड तो काफ़ी बहुत ज़्यादा खबरों से भरा हुआ वीकेंड था, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो फ्राइडे की थी। इनफैक्ट सारे मार्केट के लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि फ्राइडे को जो तेल पर टैक्स लगा, क्योंकि अगर ये तेल कंपनीज के ऊपर इतना भयंकर प्रेशर नहीं आता सेलिंग का 10-12%, तो इंडेक्स और भी ऊपर होता, 150 पॉइंट ऊपर होता जो कैलकुलेशन बता रहा है, लेकिन फ्लैट बंद हुआ। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, सेक्टरल रोटेशन हुआ है। अब सेक्टर, मैं केवल सेटअप की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनीज और खबर पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा यह मानना है कि मार्केट को अब लगने लगा है कि कमोडिटी की प्राइसेस नीचे आएंगे। सरकार जिस प्रकार की रणनीति अपना रही है, पहले स्टील पे टैक्स लगाया, फिर गोल्ड पे टैक्स लगाया, फिर विंडफॉल टैक्स लगाया, इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कीमतें नीचे हैं। उनको इस समय आयकर अर्थात रेवेन्यू की ज़रूरत है, और रेवेन्यू लाने का सबसे इजी तरीका होता है टैक्सेस। उसके अलावा सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार ने जहाँ पर भी टैक्स लगा सकते थे करा है। वो इन्फ्लेशन नीचे लाना चाहती हैं, जहाँ पर भी वो टैक्स लगा सकती थी, ड्यूटी लगा सकती, उन्होंने लगाया है। तो अब मार्केट को लगने लगा है कि दैट सेंट्रल बैंकर्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स आर नाउ कमिटेड टू ब्रिंग कमोडिटी प्राइसेस लोअर। तो हालांकि रिलायंस है, अगर आप देखें तो HUL, ITC, ब्रिटानिया, उनके अंदर एक नई लीडरशिप आई है, बैंक में नई चाल आई है। तो मैं आर्ग्यू बैक ये कर सकता हूँ कि भाई अगर रिलायंस नहीं गिरता तो इनके अंदर आउट परफॉर्मेंस नहीं आता। तो आउट परफॉर्मेंस इनमें जो आ रहा है वो इस कोई न्यूज़ की वजह से नहीं आ रहा। आउट परफॉर्मेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज शेयर बाजार अब इस प्रकार से कन्विंस हो रहा है कि हमने इन्फ्लेशन की पीक देख ली है, और सेंट्रल बैंकर्स एंड गवर्नमेंट्स ग्लोबली विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू ब्रिंग कमोडिटी प्राइसेस लोअर। तो शायद ये एक चक्र जो है यह बदल रहा है, और यही मार्केट में हमने फ्राइडे को देखा था। रिलायंस से पैसा निकला है, मगर पैसा शेयर बाजार से नहीं निकला है। इतनी बड़ी रिलायंस में डिलीवरी मार्क हुई है, मगर FI का नंबर नेगेटिव नहीं है। इतनी बड़ी डिलीवरी जब मार्क होती है रिलायंस में और ONGC में, जो एक बड़े स्टॉक्स हैं, तो FI का नंबर 4-5 हज़ार करोड़ का होना चाहिए। आपके अनवाइंडिंग भयंकर होनी चाहिए FNO के अंदर, वो डेटा में मैच नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनफैक्ट ऑफ कोर्स इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स, ट्रिगर्स हैं जिस पर हम फोकस भी कर रहे हैं। और बैंक्स की अभी आपने बात की, HDFC बैंक के मर्जर को ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिख रहा है। इनके बिजनेस अपडेट भी काफ़ी दमदार आ रहे हैं। देखिए, मेरा डे 1 से मानना था कि ये जो एक मर्जर हुआ है सोच समझ के करा है। इसमें रेगुलेटरी ब्लेसिंग्स हैं इसके अंदर, और जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं सबकी ब्लेसिंग। इतना बड़ा मर्जर बिना रेगुलेटरी ब्लेसिंग्स के नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट एट स्टेक फॉर द रेगुलेटर एंड फॉर दीज ग्रुप्स, देयर रेपुटेशन एंड फॉर द शेयर होल्डर्स। अब क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई भी चीज़ को लेकर के कंसर्न्स होती हैं, तो जो कंसर्न्स थी वह दूर हो जाएंगी। बैंक्स में तेजी के प्रमुख कारण वह ये है कि आपकी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चेंज हो रही है। केपेक्स इस समय खत्म नहीं हुआ है, और कमोडिटी इन्फ्लेशन को लेकर के जो कंसर्न्स थी वो सेटल हो रही हैं। मगर इस आज अवॉइड क्या करना चाहिए, हम शायद बात नहीं कर रहे हैं। एयरलाइंस में देखिए क्या हो रहा है। इंडिगो, पहली बार मैंने सुना है कि भाई 50% फ्लाइट नहीं चली है। मतलब शर्मनाक बात है। कंपनी अब चला रहे हैं, सिक लीव लोग ले रहे हैं, और जो जिस तरह से हमारे पास खबरें आ रही हैं, सीधा लग रहा है कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो स्पाइस जेट के अंदर एक चिंता का विषय है कि वहाँ पे सेकंड एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर मैकेनिकल प्रॉब्लम आई थी। वीकेंड पर हमने देखा था कि एक एयरलाइन शायद जो दिल्ली में इसको इमरजेंसी लैंड करा गया था। तो एयरलाइंस को लेकर के जाहिर है इस समय थोड़ी चिंता बनी रहेगी। मैं एयरलाइन के आंकड़े भी देख रहा था, सभी कंपनियों के आंकड़े, जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके अंदर अगर आप देखें तो जो ग्रोथ आई है ऑक्यूपेंसी रेट, उसके अंदर काफ़ी ड्रॉप आया। मैं जब भी लोगों से बात करता हूं तो सब लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई प्लेन खचाखच बढ़े रहते थे, अगर ट्रैवल करें तो अब 30-35% सीटें खाली हो रही हैं। तो एयरलाइंस के अंदर एक तो कंसर्न्स आ रहा है इस समय क्रूड को लेकर के, दूसरा बिजनेस को लेकर के, तीसरा जिस प्रकार की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो गिरावट क्रूड में आ रही है, मगर एयरलाइंस में तेजी नहीं करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक जिस पे मैं आज नजर रखूंगा, टाटा मोटर की AGM है। एक इम्पॉर्टेंट AGM है। इस AGM में चंद्रा साहब ने एक बार कहा था कि हम कंपनी को डेट फ्री करेंगे। ये AGM आ रही है जिसमें यूरोप और चाइना को लेकर के काफ़ी चिंताएं हैं, राइट। और JLR एक बड़ा बिजनेस है, तो क्या AGM में सुनने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है। ऑलराइट, तो वॉच आउट करेंगे आप टाटा मोटर्स के आज AGM को। लेकिन जिस तरह से अब बड़ा ट्रिगर तो निकुंज हमारे लिए अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी है, यहाँ इंडियन मार्केट्स के लिए भी, US मार्केट्स, अब जिस तरह से बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितने हद तक बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है कि मार्जिन प्रेशर और कॉर्पोरेट अर्निंग्स हिट हो सकता है अब जो क्वार्टर अर्निंग्स आएंगे? कैसे बाजार ये क्वार्टरली नंबर्स के अंदर बहुत मुश्किल होगा किस कंपनी के अंदर किस प्रकार का स्विंग आएगा। अगर आपके पास सपोज आप किसी कंपनी में इन्वेंट्री लॉस आएगा, किसी में इन्वेंट्री गेन आएगा,
जब कंपनियों के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे उस ऐसे तिमाही के नंबर्स आएंगे जिनके अंदर हमने देखा था कि क्वार्टरली अपडेट के अंदर कमोडिटी प्राइसेस पीक पे थे, इन्वेंट्री लॉसेस पीक पर होंगे, इन्वेंट्री गेन्स आएंगे। तो एक क्वार्टरली नंबर्स को पिन पॉइंट करके बोलना कि इन क्वार्टरली नंबर्स के बेसिस पर हमें आगे का पता लगेगा, मुझे नहीं लगता है। दूसरा, इन्वेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इस हफ्ते आईटी आने वाला है, खास करके टीसीएस, जहां मुझे लगता है कि शेयर बाजार ने मंदी ज़्यादा कर ली है। बिल्कुल। अपडेट्स की जहां बात हो रही है, हिंदुस्तान जिंक के भी अपडेट्स आते हुए नजर आए उसको हैं। आप इग्नोर कर सकते हैं, उसके अंदर ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है, बिकॉज उस सेक्टर के अंदर अभी धीमापन आ रहा है, उस ग्रुप कंपनीज के अंदर अभी धीमापन आ रहा है। मेटल्स के अंदर जो भी अपडेट आएगी उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। काफी सवाल निकुंज, हमने देखा आधी 4-5 कंपनी के ऑटो कंपनीज के नंबर्स आ गए थे फ्राइडे को, कुछ और आ जाएंगे, ओवर द वीकेंड भी आए, और वहां भी काफी रुचि है, बाजार की भी रुचि है ट्रेड करने के लिए। के नंबर आप कौन से आप देखना चाहेंगे? आइशर के हम नंबर दे डबल डिजिट ग्रोथ है, हीरो मोटर कॉर्प और बजाज में डबल डिजिट ग्रोथ नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आइशर जिस कैटेगरी में है उसके अंदर एक एस्पिरेशनल कैटेगरी है, एक लाइफस्टाइल कैटेगरी है। आप आइशर की 350 RE जब लेते हैं तो आप उसके कम्यूटिंग के लिए नहीं आप उसको लेते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस के लिए आप लेते हैं। जो यंग पॉपुलेशन इंडिया में है, जो कम्यूटिंग पॉपुलेशन इंडिया में है, वह एक एक्सपीरियंशियल बाइकिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। मगर आज मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ सुबह पढ़ रहा था, मॉर्गन हाउसल साहब की थी, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बोली है। उन्होंने बोला है इक्विटी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की का टाइम फ्रेम, रिस्क और हराइजन डिफरेंट होता है, मगर सब एक ही प्रकार से अप्रोच करना चाहते हैं। वह मत करिए, अपने आप से पूछिए कि आप ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉसेस हैं। ट्रेडर है तो मंदी मत करिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि सिलेक्टिवली नहीं, इस समय अब थोड़ा कैश रिड्यूस करने का समय आ गया है, जो हम लास्ट वीक से लास्ट 10-12 दिन से बात कर रहे हैं। और आप SIP इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी में आपको पूछना चाहिए आप किस कैटेगरी में। तो हम जब पूछते हैं ना लोगों से बाजार क्या लग रहा है, अरे भैया किस कैटेगरी को क्या लग रहा है उससे पूछिए। गेट योर गोल फर्स्ट, गेट योर टाइमिंग फर्स्ट, गेट योर रिस्क एपेटाइट फर्स्ट, देन आस्क द क्वेश्चन रादर देन अ जेनेरिक क्वेश्चन। कमाल की चीज है। That's actually a very apt way of looking at it. Actually apt way of looking at it. बिल्कुल निकुंज, इनफैक्ट SIP इन्वेस्टर अगर आप हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें लगातार आपसे आपके एक्सपीरियंस से ही पता चल रहा है। इनफैक्ट ट्रेडर है, पहले तो खुद को जाने, ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, क्या है आप, और उसके बाद अपने एपेटाइट को समझते हुए बाजार में उतरने की राय। निकुंज, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।